आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग जो पी ब्लॉक चल रहे थे, तो पी ब्लॉक में आगे बढ़ना है। पी ब्लॉक में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें अमोनिया पढ़ चुके हैं। अमोनिया की दो विधियां हैं, एक हाइबर विधि है और एक प्रयोगशाला विधि है। इन दोनों को पढ़ चुके। फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल पढ़ चुके। नाइट्रिक अम्ल पढ़ चुके। इसकी 3 विधियां हैं, एक प्रयोगशाला विधि है, ओस्टवाल्ड विधि है और बर्कलैंडाइड विधि है। फिर हड्डी की राख, सफेद फास्फोरस पढ़ चुके। आज की जो हम लोगों की चर्चा है वो फास्फीन की चर्चा है। तो आइए चर्चा करते हैं फास्फीन पर। फास्फीन को हम लोग बनाएंगे, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं फास्फीन पर। फास्फीन का जो अणुसूत्र है वो PS3 होता है और इसका संकरण जो इसमें होता है वो संकरण sp3 होता है। इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता वो जेन गैम्बर महोदय हैं। इनका नाम है जेन गैम्बर हैं। इसके खोजकर्ता जेन गैम्बर हैं। फास्फीन के जो खोजकर्ता हैं वो जेन गैम्बर हैं और इसमें संकरण sp3 होता है। ये हो गया। अब इसको बनाया कैसे जाए, तो बनाने की विधि जो है, बनाने की विधि तो पहले तो प्रयोगशाला विधि, फिर उसके बाद अन्य विधि। तो पहले अन्य विधि की चर्चा कर लेते हैं। अन्य विधि में इसमें धातु फास्फाइडों पर जल या तनु अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमारा सोडियम फास्फाइड है, तो सोडियम फास्फाइड का अगर हम जल से रिएक्शन करा दें 3 मॉलिक्यूल H2O लेकर के, तो 3NaOH हो जाएगा और प्लस PS3 बन जाएगा। ये हमारा बन गया 3NaOH बन गया, PS3 हो गया। ऐसे हमारा एल्युमिनियम फास्फाइड है, ये एल्युमिनियम फास्फाइड है AlP, और इसका 3HCl से अब क्रिया करा दिया जाए तो ये PS3 बन जाएगा इस तरीके से, प्लस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारा फास्फीन बन गया। यानी धातु फास्फाइडों पर जल अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा फास्फीन बनता है। तो ये इस प्रकार की विधि रही। हम लोग सीधे प्रयोगशाला विधि पर आते हैं। इसका लैब प्रोसेस क्या है, प्रयोगशाला में फास्फीन कैसे बनाया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हम लोग बनाने जा रहे हैं इसको, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला। इसमें P4 + 3NaOH + 3H2O और अक्रिय वातावरण को उत्पन्न किया जाता है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न नहीं रहेगा तो विस्फोट होने का डर रहेगा। अक्रिय वातावरण उत्पन्न हो जाता है तो ये बन जाता है PS3 + 3NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाता है। अगर इसके फिगर की बात करें तो इसमें एक गोल पेदी का इस प्रकार से ऐसे फ्लाक्स होता है। इस प्रकार से यहाँ जो है ऐसे गोल पेदी का अपना एक फ्लाक्स हो जाएगा, ऐसे गोल पेदी का फ्लाक्स हो जाएगा। इस फ्लाक्स में जो कार्क लगा है इसमें 2 नली लगी हुई है, 2 मोहली। ये कार्क ये इस तरीके से इससे कोल गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें COAl कोल गैस प्रवाहित करके अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। ये नीचे गर्म करने का इसमें सिस्टम लगा हुआ है। ये ऐसे हो गया। यहाँ एक स्टैंड हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ये जो है इसकी मजबूती के लिए ऐसे स्टैंड लगा दिए। यहाँ से नली निकलती है ऐसे इस प्रकार से, यहाँ आ जाती है ऐसे, और ये हमारा ग्राही फ्लाक्स है, इसमें वाटर रखा हुआ है। इसी में ये फास्फीन आती है और फास्फीन में चूंकि P2H4 की अशुद्धि होती है जो वायुमंडल में वायु में स्वतः जलने लगती है, जल करके सफेद धुएं के छल्ले बनाती है। ये सफेद धुएं के छल्ले बनते हैं, सफेद धुएं के छल्ले बन जाते हैं। अब ये जो सफेद धुएं छल्ले बनते हैं वो मेटाफास्फोरिक एसिड या SPO3 के होते हैं, मेटाफास्फोरिक एसिड। तो अब इस पर एक बार पुनः हम लोग चर्चा कर लें। गोल फेदी का फ्लाक्स है, इसमें जो कार्क लगा है इसमें 2 मोहली नली लगी हुई है। पहली नली से इसमें कोल गैस प्रवाहित करते हैं। कोल गैस की खासियत यह है कि इसमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देता है। अगर कोल गैस प्रवाहित नहीं करेंगे तो इसमें विस्फोट होने की संभावना रहेगी, बल्कि विस्फोट हो जाएगा। तो सबसे कोल गैस प्रवाहित करते हैं, कोल गैस प्रवाहित करके इसमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें P4
NaOH और H2O रख करके इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फास्फीन बनती है। फास्फीन को एक नली के माध्यम से ग्राई फ्लास्क में रखे जल में हम प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि फास्फीन जो बनता है उसमें P2H4 की अशुद्धि होती है और ये अशुद्धि वायु में स्वतः जल जाती है और जल करके सफेद धुएं के छल्ले बनाती है जो मेटाफास्फोरिक एसिड के होते हैं। तो अब हम लोग इसकी विधि की चर्चा करेंगे। ये तो इस तरीके से आप लिखेंगे कैसे कॉपी में, नोट्स में ऐसे लिखेंगे हम लोग। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में गोलपेदी का फ्लाक्स होता है। इस फ्लाक्स में एक कार्क लगा होता है। एक फिर से पुनः एक बार, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में गोलपेदी का फ्लाक्स होता है जिसमें 2 नली लगी होती है। इस पहली नली से कोल गैस प्रवाहित करके इसमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। उसके पश्चात इसमें सफेद या पीले फास्फोरस के टुकड़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल रखकर इसे नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फास्फीन बनती है। फास्फीन को नली के माध्यम से ग्राई फ्लास्क में रखे हुए जल में एकत्रित कर लेते हैं। क्योंकि फास्फीन में P2H4 की अशुद्धि होती है जो वायु में स्वतः जल करके सफेद धुएं के छल्ले बनाती है जो मेटाफास्फोरिक एसिड के होते हैं। ये इसकी विधि है। तो अब इसमें हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा और बढ़ाएंगे आगे। जैसे हम लोग ये देखेंगे कि जो फास्फोरस डाइहाइड्रेट है ऑक्सीजन से कैसे अपक्रिया करता है, उसका रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। कैसे जो है ये मेटाफास्फोरिक एसिड बनता है, इसको थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये जो इसकी अशुद्धि होती है 2 मालिक्यूल P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्रेट 7 मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो 4 मालिक्यूल बनता है। 4 मालिक्यूल HPO3 बनता है और साथ में वाटर बन जाता है। और वाटर यहाँ 2 मालिक्यूल बनता है, ये 2 मालिक्यूल वाटर बन जाता है। इस तरीके से मेटाफास्फोरिक एसिड बनता है। और जो फास्फीन हमारा है ये स्वयं वायु में भी जलकर P2O5 या ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बना लेती है। ये इस प्रकार से अधिक टेम्परेचर पाने पर तो फास्फीन जो है हाँ ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती है। इसमें 4 मालिक्यूल ऑक्सीजन ले लिया जाए और ऑक्सीजन जब लेंगे तो फास्फीन ऑक्सीजन के साथ दहन करेगी और ये बनाएगी P2O5 बनाती है फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस 4 मालिक्यूल वाटर हो गया। और यहाँ अगर हम लोग जो है या इसे इस प्रकार से ऑक्सीजन ले लें, यहाँ फास्फीन ले लें और यहाँ 2 मालिक्यूल ऑक्सीजन ले लें और इसके साथ रिएक्शन करा दें तो ये H3PO4 ऑर्थोफास्फोरिक एसिड बन जाएगी। वैसे तो फास्फीन वायु में नहीं जलती है लेकिन फास्फीन अधिक टेम्परेचर पर वायु में जल करके ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी बनाती है। ये इसके रिएक्शंस हैं। तो अब हम लोग इसके भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, भौतिक गुण इसका। तो आइए इसके भौतिक गुणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। भौतिक गुण पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका जो भौतिक गुण है वो है यह रंगहीन और सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है। यह जल में अल्प विलीय होता है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला नहीं करता है जबकि अमोनिया नीला कर देता है। यह वायु से भारी होता है और दाब कम करने पर फास्फीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का विस्फोट हो जाता है। यह क्यूपरस क्लोराइड की HCl विलयन में फास्फीन अवशोषित हो जाती है। साधारण ताप पर यह वायु में स्वतः नहीं जलती है परंतु गर्म करने पर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगती है। और यह जल में अपक्रिया के पश्चात फास्फोनियम आयन भी इससे प्राप्त होते हैं। फास्फोनियम आयन भी प्राप्त होते हैं इसमें जल में अपक्रिया के पश्चात। तो ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण है। तो आइए चर्चा करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसके रासायनिक गुणों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला गुण जो है वो दहन है। दहन देखा जाए, फास्फीन का दहन देखा जाए। वैसे तो फास्फीन वायु में जलकर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। अभी अभी हम लोग रिएक्शन लिख चुके हैं। 2 मालिक्यूल फास्फीन है, 4 मालिक्यूल ऑक्सीजन है तो ये P2O5 बना लेगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना लेगा और इसके साथ वाटर के मालिक्यूल बनेंगे, 3H2O बनेगा, वाटर के मालिक्यूल बनेंगे। ये हमारा रिएक्शन है। लेकिन अगर फास्फोरस पेंटॉक्साइड जल से रिएक्शन करेगा तो मेटाफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है अगर जल के साथ इसको अपक्रिया करा दिया जाए तो HPO3 बन जाता है हमारा 2 मालिक्यूल HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड बन जाता है। अब हम लोग इसके अपघटन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके अपघटन पर चर्चा करेंगे।
अपघटन पर इसकी यानी कैसे टूटता है। अगर इसको हम लोग 440 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो फास्फीन अपघटित हो जाता है। कैसे देखिए, 2 मालिक्यूल फास्फीन है और इसको 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देने पर ये हमारा फास्फोरस अलग हो जाएगा और प्लस 3s2O, ये 3s2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसकी चर्चा हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेंगे। इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन में हम लोग Cl2 के साथ अपक्रिया करेंगे। ये हमारा रहेगा Cl2 के साथ अपक्रिया। तो हम लोग अगर फास्फीन का 3 मालिक्यूल Cl2 से अपक्रिया करा दें और फास्फीन का 4 मालिक्यूल Cl2 से अपक्रिया करा दें तो यहाँ हमारा PCl3 बनेगा, यहाँ हमारा PCl5 बनेगा। एक में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, एक में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो ये हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करने पर ये चीज हमारा बनता है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जो है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें यहाँ हेडिंग डाल देते हैं HNO3 के साथ अपक्रिया। इसके साथ अपक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ हम लोग फास्फीन ले लें और फास्फीन के 2 मालिक्यूल ले लेंगे और 16 मालिक्यूल HNO3 लेंगे। जब इसके साथ हम लोग इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। इस प्रकार से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गया, 16 मालिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और साथ में वाटर के मालिक्यूल बनते हैं, 11H2O बनता है। ये हमारा रिएक्शन HNO3 के साथ है। अब हम लोग इसके बाद जो है धातु लवण के साथ अपक्रिया दिखाएंगे। धातु लवण के साथ अपक्रिया दिखाएंगे। धातु लवण के साथ इसमें विशेषकर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग फास्फीन का अपक्रिया दिखाएंगे। 3 मालिक्यूल इसको ले लेते हैं, 2 मालिक्यूल इसको ले लेते हैं। फास्फीन के साथ अगर गर्म करेंगे हम लोग इसका कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये हमारा कॉपर फास्फाइड बन जाएगा। ये हमारा Cu3P2 कॉपर फास्फाइड बन जाएगा और साथ में 3 मालिक्यूल H2SO4 अलग हो जाएगा। इसका नाम है कॉपर फास्फाइड। ये हमारा कॉपर फास्फाइड बन जाता है। यानी धातु लवण में कॉपर सल्फेट से विशेष रूप से रिएक्शन कराने पर हमें कॉपर फास्फाइड प्राप्त हुआ। यह काले रंग का होता है, काला अवक्षेप होता है। अब इसके बाद हम लोग अपक्रिया करेंगे इसके अपचायक गुणों की इसकी चर्चा करेंगे। अपचायक गुणों की इसके चर्चा करेंगे। अपचायक गुण, तो आइए अपचायक गुण में हम लोग देखते हैं अपचायक गुण में इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये हमारा PS3 हो गया और सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग 6 मालिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। ये सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, इसका जलीय विलयन है। इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो हमारा बनेगा वो सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये हमारा जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है 6 मालिक्यूल Ag, 6 मालिक्यूल HNO3 बन जाता है। ये 6 मालिक्यूल Ag और 6 ही मालिक्यूल HNO3 बनता है और साथ में H3PO3 बनता है। तो ये हमारा सिल्वर प्राप्त होता है सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया कराने पर फास्फीन का। इस प्रकार से इसके जितने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे वो लगभग हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब आइए अध्ययन करते हैं इसके जो है उपयोग पढ़ते हैं, इसके यूज पढ़ते हैं। इसके उपयोग में इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग है धातुओं के फास्फाइड बनाने में। धातुओं के फास्फाइड बनाने में इसका पहला उपयोग है। धातुओं के फास्फाइड बनाने में इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग के पूरा कंपाउंड ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो रात में समुद्री जहाजों को सिग्नल देने में काम आता है।
सिग्नल देने में काम प्रयुक्त किया जाता है। इसी उपयोग के नाते यह कंपाउंड फास्फीन सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड माना जाने लगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड माने जाने लगा। अब प्रश्न ये उठा कि समुद्री जहाजों को सिग्नल कैसे देता है रात में, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। जब हमें सिग्नल देना होता है तो हम एक टिन की डिब्बा लेते हैं, एक टिन का डिब्बा लेते हैं। इस टिन के डिब्बे में दो रासायनिक पदार्थ रख लेते हैं। एक का नाम है कैल्शियम कार्बाइड, इसका सूत्र है CaC2, और दूसरे का नाम है कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड, इसका सूत्र है Ca3P2, Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। ये हमारा हो गया इस तरीके से, ऐसे ऐसे हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड हमारा है, तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड इसमें रख करके और टिन के डिब्बे में होल कर देते हैं। जब हमें सिग्नल देना होता है तो हम इसमें होल बना देते हैं। अब जरा कल्पना की, जब होल हो जाएगा तो इसमें समुद्र का पानी जो है इसमें प्रवेश करेगा, ये समुद्र का पानी इसमें प्रवेश करेगा। जब समुद्र में फेंकेंगे इसे, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। समुद्री जहाजों को रात में सिग्नल देने में कैसे क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एक टिन का डिब्बा लेते हैं, इस टिन के डिब्बे में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड दो रासायनिक पदार्थ रखते हैं। फिर इसमें जो है जब हमें सिग्नल देना होता है तो इसमें टिन के डिब्बे में हम होल करके समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे समुद्र का जो वाटर है वो वाटर इसमें प्रवेश करता है। और जैसे ही वाटर इसमें प्रवेश करता है, दोनों रासायनिक पदार्थ वाटर से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन बनाता है, कैल्शियम फास्फाइड फास्फीन बनाता है। और हम जानते हैं जब भी फास्फीन बनता है तो उसके साथ P2H4 जरूर बनता है, फास्फोरस डाइहाइड्राइड जरूर बनता है। और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है P2H4 जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और HPO3 बनाता है, मेटाफास्फोरिक एसिड बनाता है, सफेद धुएं के छल्ले बनाता है। और जो सफेद धुएं के जलता है, सफेद धुएं छल्ले बनाता है। यानी कहने का मतलब P2H4 वायुमंडल में जल उठता है, इसके जलने से फास्फीन भी जलता है, कैल्शियम फास्फाइड भी जलता है, कैल्शियम कार्बाइड भी जलता है, एसिटिलीन भी जलता है। इस प्रकार से एक साथ सारी गैसें जल उठती हैं। इनके जलने से अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है जो समुद्री जहाजों को रात में सिग्नल देने का काम करता है। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण कंपाउंड हम कह सकते हैं, इसी उपयोग के नाते यह एक अति महत्वपूर्ण कंपाउंड है। तो इसका ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। और हम लोग अभी इसके पहले अमोनिया पढ़े थे, तो थोड़ा इसमें अमोनिया में और फास्फीन में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। आइए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में। तो यहाँ रखते हैं हम लोग अमोनिया, यहाँ रखते हैं हम लोग फास्फीन। तो दोनों में संकरण, तो दोनों में, इसमें भी संकरण आपका sp3 है, इसमें भी संकरण आपका sp3 है। ये तो ये हो गया, संकरण आपका sp3 है। इसके खोजकर्ता प्रिस्टले है, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम प्रिस्टले थे, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम जेन गैम्बर था, ये जेन गैम्बर था। ये हो गया। अब इसके साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण इसके जो उपयोग हैं फिलहाल डिफरेंस है। जैसे यह जल में अत्यधिक विलीय है, यह जो है जल में अत्यधिक जो है विलीय है, या जल में अत्यधिक विलीय है। और यह जो है जल में अल्प विलीय है, जल में अल्प विलीय है, यह जल में अल्प विलीय है। और यह जल में घुल जाता है जब, तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, या लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। कौन नीला कर देता है? अमोनिया। क्योंकि जब अमोनिया जल में घुलता है तो ये NH4OH बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार होता है। और यह जल में घुलता ही नहीं है, बहुत कम घुलता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो है लाल लिटमस को नीला नहीं कर पाता है। ये विशेष रूप से अमोनिया जो हमारा है वो अधिक स्टेबल गैस है, स्टेबल गैस है। फास्फीन अस्थायी गैस होता है। तो ये हो गया। या संक्रमण धातुओं के लवणों के साथ संकर लवण बनाती है, या संकर लवण, या और यह संकर लवण बनाती ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसके काफी गुण डिफरेंट हैं अमोनिया और फास्फीन के। अब हम आशा करते हैं कि आज हमारे प्रिय विद्यार्थियों को फास्फीन समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियोस में अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। और अगर समझ में ये चीज नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के विद्यार्थी हमारे जरूर बताएं, फिर से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। और अगली वीडियो लेकर के अगली टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।